हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनली बहुत सारी खबरें आ रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इसके साथ साथ इकोनॉमी के हवाले से और पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ से। वो क्या कह रहे हैं, इसके साथ-साथ जो बातचीत हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की, काबुल का उन्होंने दौरा किया, लेकिन इसके बावजूद भी अ, मुख्तलिफ जो क्रॉस फायर है या मुख्तलिफ जो अटैक्स हैं चेक पोस्ट पे, पुलिस के जवान और आर्मी के जवान, उनकी जानें जो हैं वो जा रही हैं। इसके साथ-साथ जबरी गुमशुदगियाँ जो फ़ोर्स डिसअपियरेंस हैं, उनके हवाले से भी जो जज साहब हैं जस्टिस मोहसिन क़यानी साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया है जो बड़ा अहम है। और आईएमएफ पाकिस्तान को 70 करोड़ यानी $700 मिलियन का जो अगला लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो दे रहा है। उसके हवाले से क्या खबरें हैं ये आपको तफ़सील से बताएँगे इस वीडियो में। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त किस चीज़ की? बात हम इस वक़्त कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उसमें वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये गैर यकीनी वाली सूरत-ए-हाल रही, जो चल रही है, कोई कहता है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, कभी रेज़ोल्यूशन आ जाता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेट होने चाहिए। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही है और वो होगी। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बड़ा सफ़र कर रही है, बड़ा सफ़र किया है। और जब इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, मेरे ख़्याल में इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने को उसका करता भी है दिल, किसी सेक्टर में वो कहता है कि हाँ यार, मैं यहाँ इन्वेस्ट करना भी चाहता हूँ। लेकिन जब उसको ये नज़र आ रहा है कि यार इंटर्म गवर्नमेंट है, इनकी कोई पॉलिसी है, कल को पता नहीं इन इलेक्शंस होते हैं, नहीं होते, कब होते हैं, कब नहीं होते, फिर एक और पॉलिसी आएगी। तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आ गए और 6 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते, महीने में करके और उसके बाद वो निकल गए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से फिर सारा जो सिस्टम होता है, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट होती है उससे, लोग ट्रस्ट नहीं करते मार्केट के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि जी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया 70,000 के आसपास या प्लस में, और इसके साथ-साथ डॉलर का रेट भी मतलब नीचे आया है, बल्कि काफ़ी नीचे आया है। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर पड़ा है? जो इन्फ्लेशन है वो 44% पे नहीं है, वो मौजूद है, उसमें कमी नहीं हो रही। चीज़ें इवन आपको अगर रोज़मर्रा की चीज़ें यानी वेजिटेबल्स हैं, प्याज़ हैं, टमाटर हैं, आलू है, यानी ये नॉर्मल इस्तेमाल की हर घर की ज़रूरत है, हर घर की चीज़ है, कोई भी है इसका वो इस्तेमाल करता है, अमीर-गरीब हर कोई। इसके जो इस वक़्त के रेट हैं 250 पर केजी प्याज़ हैं, इसी तरह यही रेट टमाटर का है और तकरीबन 100 के आस-पास पर केजी आलू का रेट है। ये सारी चीज़ें मटर पीस वो 280 का पर केजी इस वक़्त आ रहा है। यानी ये वो कालीफ्लावर गोभी जिसको कहते हैं, बल्कि वो मेरे फ़ादर अक्सर कहते हैं यार, हमारे गाँव में तो लोग ये मतलब गाय-भैंसों को खिलाते हैं चारे के तौर पे। मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ अब नहीं है। तो उसका जो रेट है इस तकरीबन 150 से लेके 200 रुपीज़ पर केजी। ये मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है, लोग कितने मुतासिर हो रहे हैं। इस तरह फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बाकी चीज़ों की प्राइसेज़ बहुत हाई हैं। कोई कमी उसके अंदर नहीं है कि हम कहें कि हाँ यार, वो रिलीफ़ जो है वो थोड़ा-सा आम लोगों तक आना शुरू हो जाए। वो चीज़ नहीं हो रही। फिर आ जाएँ जी एक चीज़ और है कि एक तो ये इंस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका नुकसान हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। इकोनॉमी का जो कनेक्टिविटी है वो सिक्योरिटी के साथ है, सिक्योरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, ये तीनों आपस में एक सर्कल में घूम रही होती है। फिर अगर हम बात करते हैं आईएमएफ जो लोन दे रहा है हमें $3 बिलियन का, उसमें से $700 मिलियन उन्होंने हमें रिलीज़ करना है अभी। उसके लिए वो कह रहे हैं कि भई इसको भी हम कंडीशंस उसकी जो लगाई हैं उन्होंने, वो है जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या कोई मेक श्योर करेगा उनको कि हाँ, ये हम करवाएँगे? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आप हर पार्टी को प्रॉपर के
अपॉर्चुनिटीज़ दे के, वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, जेयूआई हो, कोई एएनपी हो, पीकेमैप हो या कोई भी पार्टी हो, बराबर की उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये ना हो कि किसी और को एक वो दे रहे हैं, किसी दूसरे को आप दूसरी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आके इसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है। हमारे साथ वाले कंट्री है हिंदुस्तान, वहाँ पे भी इलेक्शन होना है इसी 2024 में, 2 महीने 3 महीने के हमसे हमारे बाद होने हैं उनका इलेक्शन। लेकिन किसी को ये फ़िक्र नहीं है कि यार वहाँ पे इलेक्शन लेट हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो ना, इस किस्म का कोई, शायद किसी के वहम-ओ-गुमान में भी ये बात नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ पहले इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहा था। जब अनाउंस हुआ उसके बाद से अभी भी उसके ऊपर खतरे के बादल जो हैं वो उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है और उसका असर ओवरऑल सिस्टम पे हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी एक बिज़नेस कम्युनिटी के आदमी से बात हो रही थी। वो कह रहे यार सारी चीज़ें इलेक्शन की वजह से रुकी हुई हैं। पाकिस्तान में अच्छा इसके बाद रमज़ान आ जाएगा, फिर रमज़ान में कहोगे जी रमज़ान में की करिए जी। पूरी दुनिया काम करती है लेकिन हमारे यहाँ सारा सिस्टम रुक जाता है। फिर कहते हैं यार अब तो ईद है। अच्छा ईद खत्म होती है तो फिर ईद के बाद फिर 15-20 दिन तो वो सिलसिला चल रहा होता है, खत्म ही नहीं होती। फिर उसके जब वो थोड़ा-सा खत्म होता है तो कहते हैं बड़ी ईद आ रही है। 2 ढाई महीने के बाद वो आती है उसकी चोटी के बाद। फिर वो उसकी वो शुरू हो जाती है। तो वो सारा एक सिस्टम जो है वो पूरा हमारा एक इम्पैक्ट डाल रहा होता है। उसकी वजह से मसाइल हम मतलब उस तरह नहीं करते कि हाँ ठीक है रमज़ान है, रमज़ान का अपने एक टाइमिंग शेड्यूल और वो चेंज हो जाता है, मानता हूँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, हम बैठ जाएँ कि नहीं जी बस अब तो रमज़ान है तो रमज़ान में हम काम क्यों करें? भई रमज़ान में हम रोटी भी खाते हैं, ठीक है? सारे एक प्रोसेस चल रहा होता है ना, चेंज हो जाता है सिर्फ़ थोड़ा बहुत। खाने की जो टाइमिंग है वो हमारी चेंज हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप काम करना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता लेकिन ख़ैर उसकी मतलब ये सारा जो सिलसिला, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चल रही होती हैं। इसके साथ-साथ फिर मतलब ये सारे इंटरनेशनल इदारे तो भई वो आपको पैसे दे रहे हैं, वो तो कहते हैं भई हमें मेक श्योर करो ये चीज़ें। फिर इसके साथ आ जाते हैं थोड़ा-सा पॉलिटिकल सॉरी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा जिसे कहते हैं कि अनफॉर्च्यूनेटली बैटलफ़ील्ड बना हुआ है, वॉर ज़ोन बना हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर लक्की में, कोहाट में, हंगू में, पाराचीनार में, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में, डीआई खान में, यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इस किस्म के हमले ना हो रहे हों। अभी जो यानी लास्ट 24 आवर में हुआ, आर्मी के जवानों का क्रॉस फायर में 2 जवानों की जानें गई। फिर इसके बाद कोहाट में पुलिस चेक पोस्ट को अटैक किया गया, जिसमें 4 लोगों की जानें गई, जिसमें 3 पुलिस के ऑफिसर शामिल। इससे पहले आईईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें फौज और पुलिस दोनों के जवान जो है उनकी जाने गए। ये नहीं, ये डेली का, अगर डेली का अपडेट आप रखें तो डेली ये सिलसिला चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो मिसिंग होगा, जिसमें कोई गैप आएगा या जिसमें इस किस्म का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होगा। ये सिलसिला जैसे फिलहाल फिलहाल ना खत्म होने का नाम ले रहा है, नाम नहीं ले रहा, नहीं खत्म हो रहा, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा फिर आ जाएँ जी, मारंग डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा बलूचिस्तान तुर्बत से आई है, नेशनल प्रेस क्लब में उनका पड़ाव है। उनके साथ जो कुछ या फिर उनके अगेंस्ट एक और धरना देने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश मैं कहूँगा। कुछ लोगों ने कोशिश की कि शायद इससे ये इसका जो असर है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि असल असल और नकल नकल होता है। जो असल लोग हैं जो इफेक्टीज़ हैं, वो हम जो मर्ज़ी कह दें, बेशक मतलब हम कोई भी बात कर लें, आई एम सॉरी टू से हम बहुत गलत-गलत बातें की। लोगों से मैंने सुनी। लोग वीडियो क्लिप्स लगा रहे हैं, कुछ लोगों के कहने पे कि यार इनको किसी तरीके से किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ दो कि इनका ये नाकाम हो जाए। लेकिन वहाँ पे तो ना वो बंदूक लेके आए हुए हैं, वहाँ पे ना कोई और चीज़, वो बैठे हैं और वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारे लोगों को अदालतों में पेश कर दो। दैट्स इट। ये उनका डिमांड है और मेरे ख़्याल इसके ऊपर एक जस्टिस मोहसिन कियानी साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। उनका स्टेटमेंट आया है कि एजेंसी के लोगों पर अगर मुकदमात चलेंगे तो फिर जबरी गुमशुदगियाँ ख़त्म होंगी। यानी फ़ोर्स्ड डिसअपियरेंस ख़त्म होगी। अब कियानी साहब ने ये स्टेटमेंट तो दिया है, वही दे सकते हैं।
اور وہی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کس کو چھوڑ دیں، کس کو پکڑ لیں، وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جج کے پاس ایک پاور ہوتی ہے بہرحال۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں مسئلے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کافی سارے ججز ایسے موجود ہم نے دیکھی ہیں ان کی مثالیں کہ بڑے دبنگ قسم کے ہوتے ہیں اور بڑا مطلب اچھا بھی لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا کہ یار ایجنسی کے لوگ ادھر اس پاکستان کے ہی لوگ ہیں، فوج کے لوگ اس پاکستان کے ہی لوگ ہیں، لیکن جو گمشدہ جن کو کرایا گیا وہ بھی تو پاکستان کے ہی لوگ ہیں نا۔ تو آخر کسی نے تو اس کو سائٹ پہ کیا ہوا ہے کہ اس کے ایک پیرالل دھرنا دھرنے کی سیٹنگ کی کوشش کی گئی کہ جی ان لوگوں کے لوگوں ان کے خاندانوں کے جو لوگ ہیں ان کو بی ایل اے نے مارا ہے۔ تو سر آپ اسٹیٹ ہے نا، آپ پکڑے نا بی ایل اے کے ان لوگوں کو۔ وہ تو آپ کو یہ نہیں کہتے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، سمی دین بلوچ صاحب آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو نہ پکڑیں، پکڑے ان کو، ان کے اوپر مقدمات چلائیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے والوں کو بھی عدالتوں میں پیش کر دیں، اس میں مقدمات چلائیں اور اس کے بعد اگر ان کو سزائے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے اس کو۔ وہ آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے والے کو چھوڑ دے اور دوسرے والے کو پکڑ لے۔ تو وہ جو ایک اس قسم کا دھرنا دینے کی کوشش کی گئی اور کچھ لوگوں نے اس کو اٹھانے کی بھی کوشش کی، میں نے کچھ ٹویٹر شیٹر پہ کلپ شپ دیکھے، اور خیر وہ میں نے کہا نا کہ اصل اصل اور نقل نقل ہوتا ہے، آپ جو مرضی کہہ دیں، اس کا فرق جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے درمیاں حربے استعمال کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم ایک چیز کریں کہ ہم صرف اور صرف یہ کریں کہ ایک پراپر سسٹم کے تحت یہ سارا کچھ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے کہا کہ بلکہ میں کیا کہتا ہوں، عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ بالکل سر ایک نہیں، اگر وہ 100 مطلب مقدمات میں مطلوب ہیں تو آپ 100 مقدمے اس کے اوپر چلائیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مقدمہ نہ چلیں، لیکن عدالت کے اندر اس کو آپ لے آئیں، عدالت کے اندر آپ اس کو پیش کر دیں۔ اور یہ ڈیمانڈ میرے خیال عدالتیں بھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا پھر جسٹس محسن کیانی صاحب ہے، اس سے پہلے اطہر من اللہ صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ ان کو پیش کر دیں، دیکھ لیتے اگر ان کے اوپر چیزیں ثابت ہو جاتی ہے تو بالکل سزائیں تو موجود ہے اور بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، بندوق اٹھاتے ہیں یا کوئی اس قسم کی چیز کرتے ہیں تو وہ ہے، لیکن آپ اگر ان کو پیش نہیں کریں گے تو پھر پریشر تو بڑھے گا بہرحال۔ ہم جو مرضی کہہ دیں اس کو، ٹھیک ہے پاکستانی میڈیا کو اگر ڈرا دھمکایا جا سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی میں اس بات سے انکار ہی نہیں، کچھ بھی بہت، لیکن آپ انٹرنیشنلی کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یونائٹڈ نیشن ہے اس کے لیے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے لیے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری، بہت دنیا ہے، یہ سارے اس کو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے اس کو رپورٹ کر لیتا ہے۔ اگر یہاں پہ ان کے اوپر پابندی پہ تو کہیں اور سے بھی اور خبر کو رپورٹ تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ممکن نہیں۔ تو اس چیز سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری ایک تو انٹرنل سچویشن خراب ہو رہی ہے، لیکن ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی ہمیں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی یہ تو مارنگ بلوچ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ، یعنی اس دن ہماری ایک جرنلسٹ خاتون ہے، مطلب افسوس ہوتا ہے، کہتے جی آپ تو 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتی ہیں گورنمنٹ کے خزانے سے۔ تو یہ کسی نے پوچھا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے لوگوں کو اٹھایا کیا ان کو کیا امریکہ کے خزانے سے تنخواہ ملتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے جیب سے مفت کام کرتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے سارا سسٹم چلاتے ہیں نا۔ ان کو کیا یہ الاؤ ہے کہ آپ اس طریقے سے فورس ڈس اپیئرنس یا اس طرح کی کوئی چیز کریں؟ آپ جب بھی آپ نے فری اینڈ فیئر اور کلیئر کر دیا، یقین کریں کہ کوئی مائی کا لال آپ کو، میں جتنا مرضی جھوٹ بول لوں گا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی، جتنی مرضی میں کوشش کر لوں گا، لیکن مجھے ناکامی ہوگی، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو جو جھوٹ بھی بولے گا، جو ان کے حوالے سے جھوٹ بھی بولے گا، لوگوں کو وہ سچ لگے گا، کہیں گے نہیں یار ہے تو صحیح، لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عدالتیں آپ سے کہہ رہی ہیں، تو کوئی تو سسٹم نکالیں اس چیز کا، کسی کوئی طریقہ کار تو نکالیں کہ یہ مسئلہ ایک دفعہ اگر سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر اس کا ایک سسٹم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرائم نہیں ہوتے کسی دنیا کے کسی ملک میں، یا ان کے لوگ نہیں پکڑے جاتے، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ جب وہ سسٹم آپ ڈیولپ کر لیں گے پھر آپ کے اوپر بھی اور کنٹری کے اوپر بھی پریشر کم ہوگا۔ لیکن ہم پتہ نہیں، ہماری باتیں تو شاید زیادہ بری لگتی ہیں، لیکن کیا کریں، بات
पहुँचानी होती है, बतानी होती है, बाकी फ करना फ़ैसला उन्होंने करना है, वो तो मैं नहीं करवा सकता कि मैं कहूँगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास ये पेन है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी शाबाश डंडे के ज़ोर पे, डंडा तो उनके पास है। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि सिक्योरिटी, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों का एक-दूसरे के ऊपर असर-अंदाज़ होती है ये चीज़ें। अगर हमने इनको सोचा, इनके ऊपर काम करने की कोशिश की, तो बेहतरी आ सकती है, 100% आ सकती है, लेकिन उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। खैर एनीवे, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।